नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीप जी की गुरुजी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी। हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही थी, जिसमें हमने पिछली क्लास में वीबीटी और संकरण को कंप्लीट कर दिया था। जिस प्रकार वीबीटी और संकरण ये अलग अलग सिद्धांत थे, उसी प्रकार एक सिद्धांत और आता है आपके सिलेबस में, जिसे को बोलते हैं वैशेपर सिद्धांत। ये दोस्तों वैशेपर सिद्धांत पूरा संकरण के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ अगर आपको संकरण आता है तो आप वैशेपर सिद्धांत भी आसानी से सीख जाओगे। और साथ में वैशेपर सिद्धांत आप तभी समझ पाओगे जब आप पिछली वाली वीडियो बनाई थी मैंने संकरण की ट्रिक के नाम से। अगर आपने वो क्लासेज देखी है तो आज आप इस क्लास में आराम से समझ जाओगे। यानी वैशेपर सिद्धांत है ना, ये पूरा पिछली वीडियो पर डिपेंड करेगा। पिछली वीडियो थी हमारे जो संकरण की शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर, वही ट्रिक वही सूत्र इस वैशेपर में लगेंगे। तो आप एक बार यही क्लास देखने से पहले पिछली क्लास देख लेना मेरे कहने पर। वो क्लास देखने के बाद आप ये क्लास देखना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है संयोजकता, कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इंग्लिश में बोले तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दोस्तों इस सिद्धांत का नाम ही बड़ा है, लेकिन वैसे ये टॉपिक बड़ा नहीं है, एकदम ईजी टॉपिक है और 15 से 20 मिनट में आपका इस दिमाग में सेट हो जाएगा। इसको दोस्तों शॉर्ट रूप में कहते हैं वैशेपर थ्योरी। तो आप इसका नाम सिर्फ वैशेपर थ्योरी याद रखना, बाकी अफंडे मत पढ़ना। आप ओनली फॉर वैशेपर सिद्धांत नाम याद रखना। तो देखते हैं क्या होता है वैशेपर सिद्धांत, क्या नहीं होता। दोस्तों वैशेपर सिद्धांत का प्रतिपादन गिलेस्पी और नारहोम ने किया था। ओके दोस्तों, जिस प्रकार संकरण का प्रतिपादन पॉलिंग ने किया था, उसी प्रकार वैशेपर सिद्धांत का प्रतिपादन गिलेस्पी व नारहोम ने किया था। और यह सिद्धांत अणु की आकृति की व्याख्या करता है, मतलब कि अणु की आकृति किस प्रकार रहने वाली है उसकी व्याख्या अपनी वैशेपर सिद्धांत करता है। ओके दोस्तों, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार संकरण अणु की बंधकोण और ज्यामिति की व्याख्या करता है ना, उसी प्रकार वैशेपर भी अणु की ज्यामिति की व्याख्या करता है। और वैशेपर क्या कहता है कि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कोई अणु दिया हुआ होगा अपने पास, उस अणु की केंद्रीय परमाणु होगा, उस केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष होती है ना, वो तो बाह्यतम कोष होता है, उसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो अपना होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है अपना लोन पेयर। क्या होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर को देखते हैं। तो नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन है बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, बोले तो बीपी, बोले तो बॉन्ड पेयर। तो बंद निर्माण में भाग लेते हैं, ये बीपी होते हैं, ये बंद निर्माण में भाग लेते हैं। और ये होते हैं अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, बोलते एलपी, बोलते लोन पेयर, ये बंद निर्माण में भाग नहीं लेते। यानी वैशेपर कहता है कि अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें एक है बीपी और एक है एलपी, यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो वैशेपर बताता है कि बॉन्ड पेयर तो बंद निर्माण में भाग लेता है, लेकिन लोन पेयर बंद निर्माण में भाग नहीं लेता है। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वैशेपर सिद्धांत के नियम। वैशेपर सिद्धांत के नियम क्या क्या हैं, वैशेपर सिद्धांत क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो देखेंगे। तो दोस्तों अपना वैशेपर सिद्धांत का पहला नियम आता है, यदि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केवल बीपी यानी बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, एलपी नहीं हो यानी लोन पेयर नहीं हो, तो अणु की आकृति नियमित रहेगी और संकरण पर निर्भर करेगी। यानी कि इसका पहला नियम है कि कोई परमाणु या अणु दिया है, उसके केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, तो उसकी आकृति नियमित रहेगी, मतलब उसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा और उसकी आकृति संकरण पर डिपेंड करेगी। ओके दोस्तों, यानी कि बात सिर्फ इतनी है, अगर केंद्रीय परमाणु की चारों ओर लोन पेयर नहीं है ना, तो उसकी आकृति नियमित रहेगी और वो संकरण पर डिपेंड करेगी। संकरण पर किस पर डिपेंड करेगी कि अगर अणु का संकरण sp है तो उसकी आकृति लीनियर होगी, संकरण sp2 है तो आकृति ट्राइगोनल प्लेनर होगी, संकरण sp3 है तो आकृति टेट्राहेड्रल होगी, संकरण sp3d है तो अपनी आकृति tbp बोले तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडीय होगी, संकरण sp3d2 है तो आकृति ऑक्टाहेड्रल होगी और संकरण sp3d3 है तो आकृति पेंटागोनल बाइपिरामिडीय होगी। तो पहला नियम पूरा होता है कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर नहीं है, तो उस अणु की आकृति नियमित रहेगी और संकरण पर निर्भर करेगी। ओके दोस्तों, इसका पहला नियम है। अब वैशेपर सिद्धांत का दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि अणु की केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बीपी यानी बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो अणु की आकृति विकृत हो जाएगी। यानी कि दोस्तों ये क्या कहता है कि यदि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बॉन्ड पेयर तो प्रेजेंट है, अगर उनके साथ में लोन पेयर प्रेजेंट है ना, तो उस अणु की आकृति विकृत यानी आकृति में बदलाव आएगा
ये इसका दूसरा नियम है। अब आकृति में बदलाव आने का कारण क्या है, वो कारण देखते हैं कि आप एक चीज़ याद रखना कि लोन पर के बीच में जो प्रतिकर्षण लगेगा वो अधिक रहेगा किससे, लोन पर प्रतिकर्षण से, और सबसे कम रहेगा बॉन्ड पर प्रतिकर्षण। नहीं, सबसे ज़्यादा रहेगा लोन पर के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण, और सबसे कम रहेगा बॉन्ड पर के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण। ओके दोस्तों, आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि किस प्रकार लोन पर आने पर आकृति में बदलाव आ जाता है। तो इसके दो एग्जाम्पल लेता हूँ, एक अमोनिया और एक जल H2O। तो दोस्तों अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ओके, और H2O के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। तो अमोनिया में तीन तो अपने BP हैं, तीन क्या है इसमें BP, और एक क्या है इसमें LP। तो इसका दूसरा नियम क्या कहता है, यदि अणु के चारों ओर BP के साथ साथ LP भी प्रेजेंट, तो अणु की आकृति विकृत हो जाएगी। तो दोस्तों NH3 की आकृति अपनी हो जाएगी पिरामिडली हो जाएगी। इसकी आकृति विकृत हो गई क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर है, और लोन ये अपना बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है, तो इसको ये दूर भेज रहा है, तो इसकी आकृति विकृत हो जाती है। नहीं तो वैसा अगर इसमें लोन पेयर नहीं होता तो इसकी आकृति चतुष्फलक की होती है, लेकिन इस एक लोन पेयर आने की वजह से इसकी आकृति पिरामिडली हो गई है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है H2O का। H2O में दो लोन पेयर होते हैं, मतलब कि अधिक प्रतिकर्षण लगेगा लोन पेयर के मध्य। तो H2O में दो लोन पेयर आने के कारण इसकी आकृति वी शेप हो जाती है। इसमें दो BP होते हैं, ये दो BP हैं, और दो लोन LP यानी ये दो लोन पेयर होते हैं। इसकी आकृति वी शेप हो जाती है। अगर इस पर लोन पेयर नहीं आते ना तो इसकी आकृति भी चतुष्फलकीय ही होती, लेकिन दो लोन पेयर आ गए इसलिए इसकी आकृति वी शेप में चेंज हो गई। ये इसका दूसरा नियम है। पहला नियम था कि यदि अणु के चारों ओर ओनली फॉर BP यानी बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो तो आकृति नियमित रहेगी और संगठन पर डिपेंड करेगी। दूसरा नियम में यदि अणु के चारों ओर BP के साथ साथ LP प्रेजेंट है तो अणु की आकृति विकृत हो जाएगी। ओके, अब इसका तीसरा नियम क्या कहता है कि यह सिद्धांत अणु या आयन के बंद कोण की व्याख्या करता है। बंद कोण की व्याख्या करता है और साथ में आकृति की व्याख्या करता है। बंद कोण की व्याख्या किस प्रकार करता है कि व्यास सिद्धांत कहता है कि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब विद्युत ऋणता क्या होती है कि सार्वजनिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। तो विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंद कोण बढ़ता है। मतलब कि वैश्विक सिद्धांत कहता है कि बंद कोण समानुपाती इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी समानुपाती विद्युत ऋणता, यानी जैसे जैसे विद्युत ऋणता बढ़ेगी केंद्रीय परमाणु की वैसे वैसे ही बंद कोण भी बढ़ता जाएगा। ओके दोस्तों, ये अपना इसका तीसरा नियम कहता है। अब इस तीसरे नियम का एग्जाम्पल समझते हैं, और दोस्तों ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अधिकतर ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि H2O में बंद कोण H2S की अपेक्षा अधिक होता है, कारण बताइए। वैसे आप देखो तो H2O और H2S ये आपको देखने में सेम ही लगेगी, मतलब कि H2 भी है इसमें H2 भी है, यही O इसमें है तो इसमें ऐसे दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं, तो क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2 में बंद कोण अधिक होता है और H2S में कम होता है, कारण बताइए। तो इसका कारण अभी आपने पढ़ा था कि विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बंद कोण बढ़ेगा। तो दोस्तों H2O में जो O प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि O की विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है। अब विद्युत ऋणता अधिक किन किन की होती है उसका सूत्र है फोन। ये इसका सूत्र यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो आप याद रखना फोन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो यहाँ H2O में ऑक्सीजन है तो इसकी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होगी किससे, जो H2S में सल्फर है ना, तो सल्फर से अधिक होगी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता। इस कारण विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण अपना बंद कोण भी अधिक रहेगा H2O का। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता H2S के S से अधिक होती है। इस कारण बॉन्ड पर प्रतिकर्षण से बॉन्ड पर प्रतिकर्षण अधिक होता है, फलस्वरूप बंद कोण बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सल्फर से। तो इसलिए H2O का बंद कोण ज़्यादा रहेगा H2S के बंद कोण से। ओके दोस्तों, अब वैश्विक सिद्धांत का चौथा नियम आता है। तो इसका चौथा नियम क्या है कि यदि अणु की केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता का बंद कोण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि केंद्रीय परमाणु है उसके चारों सिर्फ बंद कोण ही प्रेजेंट है ना,
तो केंद्रीय अणु की विद्युत ऋणता पर बंधक कोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एवं अणु की आकृति भी नियमित रहेगी तथा बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता का भी बंधक कोण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि बीपी यानी बॉन्ड बंध कोण बॉन्ड एंगल समानुपाती विद्युत ऋणता हो जाएगा और बॉन्ड एंगल है ना वो वीक पॉइंट हो जाएगा 1 बंधित अणु की विद्युत ऋणता। ओके दोस्तों, यानी कि जब सामान्य सी बात है कि जब सेंटर एटम यानी केंद्र परमाणु के चारों ओर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है ना सारे के सारे, तो विद्युत ऋणता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्युत ऋणता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि एग्जाम्पल है Bi3, BBr3, BCl3, BF3, SO3 और CO3-2 इन सभी का संकरण sp2 होने वाला है और इनकी सभी की ज्यामिति ट्राइगोनल होगी और बंध कोण 120 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों इनके केंद्रीय परमाणु है ना, इसमें देखो बोरोन है केंद्रीय परमाणु, इसमें बोरोन है, इसमें बोरोन है, इसमें बोरोन है, इसमें सल्फर है और इसमें कार्बन है। इन केंद्रीय परमाणु है ना सभी की, तो सभी के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर ओनली फॉर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, किसी के भी चारों ओर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ओनली फॉर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमें कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा नहीं, इस बंध कोण का। ओके दोस्तों, इसका चौथा नियम था। अब इसका पांचवा नियम देखते हैं कि एकल बंध की अपेक्षा द्विबंध अधिक स्थान घेरता है। जाहिर सी बात है, एकल बंध है उससे ज़्यादा तो डबल बॉन्ड स्थान घेरेगा, तो इसकी कोई खास बात नहीं है। इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसका पांचवा नियम था। ये वैश्विक सिद्धांत के 5 नियम कंप्लीट हो गए। इसका पहला नियम क्या कह रहा था कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है ना, तो अणु की आकृति नियमित रहेगी और संकरण पर निर्भर करेगी। इसका दूसरा नियम बोलता है कि यदि अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर प्रेजेंट है ना, तो उसकी आकृति विकृत हो जाएगी। इसका तीसरा नियम बोलता है कि यदि यह सिद्धांत अणु या आयन के बंध कोण की व्याख्या करता है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंध कोण भी बढ़ता है। इसका चौथा नियम बोलता है कि यदि अणु की केंद्रीय परमाणु के चारों ओर ओनली फॉर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो केंद्रीय परमाणु के ऊपर विद्युत ऋणता का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वह उसकी आकृति भी नियमित रहेगी। इसका पांचवा नियम बोलता है कि एकल बंध की अपेक्षा द्विबंध अधिक स्थान घेरते हैं। ये वैश्विक सिद्धांत के 5 नियम थे। ओके दोस्तों, तो अभी तक दोस्तों हमने वैश्विक सिद्धांत क्या होता है, इसका प्रतिपादन किसने किया, वैश्विक सिद्धांत के नियम क्या होते हैं, ये हमने अभी तक देख लिए हैं। और मैं आशा करता हूँ अभी तक आपने जो पढ़ा था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वैश्विक सिद्धांत की कमियां देखने वाले कि वैश्विक सिद्धांत में क्या क्या कमियां रह गई थी। तो दोस्तों अपनी हेडिंग डल चुकी है कि वैश्विक सिद्धांत की सीमाएं। तो दोस्तों वैश्विक सिद्धांत की पहली कमी थी कि यह सिद्धांत अत्यधिक ध्रुवीय अणुओं की आकृति की व्याख्या नहीं कर सका। यानी जो अणु अत्यधिक ध्रुवीय प्रकृति के थे, इन जो अधिक आयनित थे, उनकी व्याख्या वैश्विक सिद्धांत नहीं कर सका। इसकी दूसरी कमी थी कि पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण वाले यौगिक, यानी जिन यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है, उन यौगिकों की संरचना की भी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर सका। तीसरा नियम है कि अक्रिय युग्म प्रभाव वाले तत्वों की यौगिकों की संरचना भी नहीं समझ सके। यानी जिन अणुओं में अक्रिय युग्म प्रभाव वाले तत्व प्रेजेंट हैं, उन अणुओं की आकृति की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर सका। इसका पहली कमी थी कि यह अधिक ध्रुवीय अणुओं की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरी कमी थी कि जिन अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण वाले तत्व प्रेजेंट हैं, उनकी व्याख्या नहीं कर सका। और इसकी तीसरी कमी थी कि जिन अणुओं में अक्रिय युग्म प्रभाव वाले तत्व प्रेजेंट हैं, उनकी आकृति की व्याख्या यह वैश्विक सिद्धांत नहीं कर सका। ओके दोस्तों, इसके नियम और कमियां हमने देख ली हैं। अब दोस्तों वैश्विक सिद्धांत का एक टॉपिक आता है कि वैश्विक सिद्धांत के द्वारा अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या करना। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सेम टू सेम संकरण पर डिपेंड करेगा। यानी जो हमने संकरण में जिस प्रकार किसी अणु का संकरण निकाला था, वहीं वैसे यहाँ पर संकरण निकालना है। यानी कि दोस्तों हमने जो पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी ना संकरण निकालने की, वो ट्रिक यहाँ पर लगेगी वैश्विक सिद्धांत में। तो आपकी एक पंथ धोखा आ जाओगे, यानी कि संकरण की ट्रिक से आपका संकरण भी कंप्लीट हो गया और उसी ट्रिक से आपके वैश्विक सिद्धांत भी सॉल्व हो जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि आपके सामने एग्जांपल की sp2 संकरण में SnF2 में संकरण निकालेंगे उस ट्रिक के माध्यम से, फिर इसकी आकृति बना देंगे, फिर अपना H3O+ में उस ट्रिक के माध्यम से संकरण निकालेंगे, फिर इसकी आकृति बना देंगे, फिर sp3d संकरण देखेंगे, उसमें हम SF4 में
संकर्ण निकालेंगे, उसकी आकृति बना देंगे। फिर हम TCl4 में संकर्ण निकालेंगे, फिर उसकी आकृति बना देंगे। ये सारी संकर्ण निकाल रहे हैं ना, ये हमने पिछली वीडियो में जो ट्रिक बताई थी तो उनसे निकाल रहे हैं। तो आप मेरे कहने पर अगर पिछली वीडियो देख लेना, जिससे आपको संकर्ण निकालना आ जाए एकदम इजी वे से, यानी एकदम ट्रिक से आप संकर्ण निकाल दो 10 से 20 सेकंड में। तो आगे देख लो, ClF3 में हमने उस ट्रिक के माध्यम से संकर्ण निकाल लिया, फिर इसकी आकृति बना रहे हैं। फिर XCF2 में ट्रिक के माध्यम से संकर्ण निकाल रहे हैं, फिर इसकी आकृति बना देंगे। फिर ICl2- में संकर्ण के ट्रिक के माध्यम से संकर्ण निकाल देंगे, फिर इसकी आकृति बना देंगे। फिर sp3d2 संकर्ण में IF7 BRF5 Cl5 में सभी में उस ट्रिक के माध्यम से संकर्ण निकालेंगे, फिर उसकी आकृति बना देंगे। ऐसे पूरे सभी एग्जाम्पल अपने उस पिछली वीडियो वाले ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे। तो ये अपने वैसे सिद्धांत कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आज हमने जो पढ़ा था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, वे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।